हाँ बेटा, थोड़ा मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम था। अभी चलो आज की वीडियो एक बार इसी से मैनेज करते हैं, कल नेक्स्ट क्लास से कुछ और सेटअप करेंगे। हाँ, तो क्लैरिटी थोड़ी कम होगी आप लोगों के लिए, हैं आप लोगों को क्लियर है? सर ये मेरे को दे दो, मेरा कोई काम नहीं है। क्या चीज़? हाँ दे दो बेटा, ठंड लग रही होगी बेटा, ये देना आगे। सर कोई रजाई भी एक गद्दा भी खा पापा भी दे दो फिर तो। वाह नहीं, बेटा, इंटरेस्टिंग मूवी नहीं है। चलो करें शुरू। तो देखो बेटा, अब हम शुरू करते हैं। हम बात कर रहे थे, आपको कुछ लिखवाया था मैंने, अकाउंटिंग, सॉरी अकाउंटिंग नहीं, ये क्या चल रहा था, बिजनेस एंटिटी। हाँ चलो एक बार फिर से बोल देता हूँ, क्या था हमारा बिजनेस एंटिटी। इट दिस कॉन्सेप्ट स्टेट्स दैट द business and its owner are two separate entities. The books of accounts are prepared from the point of view of business. ये लिखवा दिया मैंने, नहीं लिखवाया, चलो लिखो। The books of accounts लिखो, अच्छा लिख लिया। The books of accounts are prepared from the point of view of business, not from the point of view of owner। ठीक है, यानी अकाउंटिंग जो की जाएगी ना बेटा, वो हमेशा ये समझ के की जाएगी कि अगर बिजनेस के नजरिए से क्या हुआ है। कभी भी यहां पे ये नहीं देखा जाएगा कि ऑनर के नजरिए से क्या हुआ है, हमेशा बिजनेस के नजरिए से सोचा जाएगा इसको। ठीक है, लिख लिया, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओनर, फुल स्टॉप। हैंस, अब इसका असर क्या आता है हमारी उसमें असर, हैंस द कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, द कैपिटल invested by the owner in the business, is treated as है ना, is treated as liability for the business, आओ जरा इस बात को समझ लें। is treated as liability for the business। समझ आ गया होगा, जिन्होंने कॉमर्स से पढ़ा उनको समझ आ गया होगा। नॉन कॉमर्स वालों को मैं अच्छे से बता दूं एक बार कि ये क्या चल रहा है। बेटा देखो, मालिक जो बिजनेस में पैसा लगाता है, उसे कभी भी वापस निकाल के ले जा सकता है, हाँ या ना। मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया है, और क्योंकि मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग है, तो मालिक की जब मर्जी हो पैसा वापस मांग सकता है। और लाइबिलिटी भी क्या होती है, कर्जा। जिन लोगों को वर्ड मीनिंग्स पता है, मैंने लास्ट क्लास में बताए थे वर्ड मीनिंग्स, लाइव रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी इसकी। तो लाइबिलिटी क्या होती है, कर्जा होती है, कर्जा जो हमें चुकाना पड़ता है ना। तो यानी कि बेटा मालिक ने जो पैसे लगाए हैं बिजनेस को, वो बिजनेस के नजरिए से एक तरह का कर्जा है, वो भी तो कर्जा है ना। मालिक ने पैसे दिए, कभी भी उसका मन होगा पैसे निकाल के ले जाएगा, वो भी तो चुकाने पड़ते हैं ना हमें। इसी कॉन्सेप्ट की वजह से कैपिटल की साइड में ही लाइबिलिटी में लिखा, मतलब लाइबिलिटी साइड में ही कैपिटल लिखा जाता है। जिन्होंने बैलेंस शीट बनाई हुई है पहले, या बैलेंस शीट सुनी और देखी है, उन्होंने देखा होगा असेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज होता है, यानी लाइबिलिटी की साइड में ही कैपिटल को भी रखा गया है। वो इसी कॉन्सेप्ट की वजह से रखा गया है कि कैपिटल को लाइबिलिटी यानी कर्जा क्यों माना, क्योंकि भैया मालिक तो कोई और है, मालिक बिजनेस नहीं होता, मालिक कोई और है, और मालिक जो पैसे देता है वो कभी भी हमसे वापस ले सकता है ना। आई बात समझ में, क्या ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? इसका मेन मकसद समझाने का ये था कि सर दोनों अलग अलग होते हैं, जब भी पूरे साल या पूरी जिंदगी में अकाउंट्स पढ़ेंगे तो वो बिजनेस के नजरिए से पढ़ेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, सेकंड कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, आप लोग ये डिजाइन्स भी बाद में बना लेना, जहां पे भी या तो जगह छोड़ लो या बाद में बना लेना आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, इससे बहुत जल्दी चीजें याद आ जाएंगी आप लोगों को। दूसरा जो हमारे यहां पे दे रखा है वो है, कहां गया, 19 पेज नंबर पे थे ना, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। दूसरा जो पॉइंट है वो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है, आओ जरा इसको भी थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। मेरी ड्राइंग थोड़ी अच्छी नहीं है, आप लोग मैनेज कर लें बस। ठीक है, ये आपको क्या लग रहा है? चलो लग रहा है, अच्छी बात है ना, लग रहा है थोड़ा बहुत, कोई बात नहीं, मान लो कि ये तराजू है। ठीक है,
वो होता है ना, माना ये बराबर तराजू, ठीक है, माना x बराबर तराजू, मान लो ये तराजू है, ठीक है, और आज मैं खरीद के लाया हूं अपने इंस्टीट्यूट के लिए, आपको पता है 18 तारीख से इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं, तो मैंने आप लोगों के लिए नए चेयर टेबल्स वगैरह खरीदी हैं, ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए नई चेयर्स लेके आया हूं, और चेयर लाया हूं कितनी, 20 चेयर्स ले आए, 20 से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं रखेंगे, 20 चेयर्स में वहां से खरीद के लाया हूं बेटा। अब इसका मतलब ये नहीं कि चेयर्स को तराजू पे तोल के खरीदना है ना, चेयर्स पीसीज में आती हैं, किलोग्राम में तो आती नहीं है कि उसको तराजू में तोलें, या लीटर में आती हो तो तोलें, है ना, चेयर्स तो पीसीज में आती हैं, 1 पीस 2 पीस इस तरीके से। 20 चेयर खरीद के लाया, तो अकाउंट्स में क्या हम ये बात नोट कर लें कि 20 चेयर खरीदी है आज हमने? नहीं। अकाउंट्स में क्या करते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जब भी आप अकाउंटिंग करोगे, अकाउंट्स में क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होती। उस दिन हमारी क्लास में बात हुई थी, अकाउंट्स में क्वांटिटी रिकॉर्ड नहीं होती, अकाउंट्स में मनी रिकॉर्ड होती है। यानी 20 चेयर्स क्या है, हमारी क्वांटिटी है ना, ये रिकॉर्ड नहीं होगी, इसके बराबर जो पैसे होंगे वो रिकॉर्ड होंगे। क्या मतलब सर, जितने एक तराजू में एक तरफ चेयर्स रख दें और दूसरी तरफ ये रख दें, फिर जो बराबर में पैसे आए वो लिख दें? जी नहीं। 20 चेयर्स की जो कीमत है, मान लो एक चेयर में 1000 रुपए की लेके आए, कितने की? 1000 रुपए की, तो 20 चेयर्स एट द रेट 1000 ईच, तो यानी कि यहां लिख देता हूं एट द रेट 1000 ईच, तो यहां पे कितने रुपए की बन गई बेटा? यहां ये बन गए 20,000 रुपए, ठीक है। अकाउंट्स में क्या नोट किया जाएगा, 20 चेयर रिकॉर्ड की जाएंगी या 20,000 रुपए रिकॉर्ड किया जाएगा? 20,000 रुपए रिकॉर्ड किया जाएगा। आइए जरा पहले तो टेक्निकल वर्ड सुन लेते हैं और फिर दोबारा इसको समझ लेते हैं, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है। बेटा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कहता है ऑल द ट्रांजैक्शंस शुड बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ मनी, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं ओनली दोज ट्रांजैक्शन should be recorded which are capable to be measured in terms of money, यानी केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है जिनको पैसे में बताया जा सके। वो ट्रांजैक्शन जिसे पैसे में नहीं बताया जा सकता वो रिकॉर्ड नहीं होगी अकाउंटिंग में, ठीक है। चलिए आओ एक बार लिख लेते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या है। लिखिए, ओनली दोज फैक्ट्स FACTS फैक्ट्स कोमा इवेंट्स and transactions only word लगा लिया था ना पहले, and transactions are recorded which can be expressed in terms of money, ठीक है। और एग्जाम्पल लिखना चाहो तो लिख सकते हो, यूनिट्स, किलोग्राम, ये सब रिकॉर्ड नहीं होता, नॉट टू बी रिकॉर्डेड लिख लो, नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन किलोग्राम्स, यूनिट्स, लीटर्स, मीटर्स, है ना, पीसेस, हम इन सब चीजों में रिकॉर्ड नहीं करते, किलोग्राम, लीटर, मीटर, पीसेस, यूनिट, है ना, टन, वन, इन सब चीजों में रिकॉर्ड नहीं करते। शुड बी रिकॉर्डेड इन रुपीज ओनली, शुड बी रिकॉर्डेड इन रुपीज ओनली, ठीक है। करें, लिख लिया। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको, यानी ये कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया आप वही बात रिकॉर्ड करना जो पैसे में बताई जा सकती हो, और पैसे में ही रिकॉर्ड करना। ये नहीं कि हां सर हम पैसे में बता तो सकते हैं कि 20 शेयर खरीदी 20,000 की थी, बता सकते हैं, तो क्या इसको रिकॉर्ड करें? हां रिकॉर्ड तो करोगे, और रिकॉर्ड कैसे करें सर? रिकॉर्ड भी पैसों में ही करना, रुपीज में ही करना। आप इसको क्वांटिटी, लीटर, शेयर, पीसेस, इन सब में रिकॉर्ड नहीं करोगे। क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट? चलिए थर्ड कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहां पे थर्ड कॉन्सेप्ट था हमारा द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट,
कौन मरा? बताऊंगा अभी। देखो बेटा, चलो आप ड्रॉ कर लो पहले। क्या हुआ, पानी नहीं उतरा? करें बेटा अपन गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ठीक है, चलो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट करते हैं बेटा हम लोग। क्लियर? आओ देखो बेटा, मैं आपको आज एक इंसान के बारे में बताना चाहता हूं जिसकी एक बहुत बुरी आदत थी। वो हमेशा ऑफिस लेट जाया करता था। ठीक है, हमेशा लेट पहुंचता था, बहुत बड़ा आदमी था। तो क्या हुआ, एक दिन उसके नाम के आगे ही लेट लगा दिया। ठीक है, आप जानते हो इस आदमी को? कौन? अरे वाह, मेरी इतनी अच्छी ड्राइंग है कि एक ही बारी में ड्राइंग देख के समझ गए कि धीरू भाई अंबानी। नहीं, मुझे लगा पोर्ट्रेट पहचान गए आप लोग। अच्छा, तो ये कौन बनाए बेटा, किसके बारे में बात चल रही है? धीरू भाई अंबानी के बारे में, जो हमेशा ऑफिस लेट पहुंचते थे। एक दिन ऐसा है जब उनके नाम के आगे ही लेट लगा दिया। लेट धीरू भाई अंबानी। जानते हो कौन थे ये? फाउंडर थे, है ना? बिल्कुल सही है ना। तो इन्हीं ने बनाई थी, है ना? वो क्या नाम है उसके, मुकेश के पिताजी, है ना? मुकेश तो अपना वो क्या यार दोस्ती है, तो ऐसे मुकेश, है ना? मुकेश के पिताजी धीरू भाई अंबानी जी। ठीक है, तो बेटा हुआ क्या, लोगों को ऐसा लगता है कि यार ये बंदा मर गया तो इसका बिजनेस बंद हो जाएगा, ऐसा लगता है। ठीक है, कि यार बंदा मर गया, अब बिजनेस कौन चलाएगा, अब तो बिजनेस बंद हो जाना है ना? तो जैसे मान लो आप लोगों ने मुझे फीस दे दी, पूरी फीस एडवांस ले ली मैंने आप लोगों से 10,000 रुपये, है ना? और फिर मैंने क्या सोचा, फिर आपके मन में क्या आएगा, यार कल को सर को कोरोना हो गया और सर चले गए तो हमारी फीस तो डूब गई, है ना? कोरोना हो गया तो कोई बात नहीं है, कोरोना होने के बाद सर चले गए तो हमारी फीस डूब गई, लगेगा ना? हम आके ले जाएंगे वापस। कौन देगा वापस? जिसने ली थी उससे लेना, जिसने ली थी उससे लेना, यही बोला जाता है जाने के बाद तो, कि जिससे हुआ था हिसाब उसी से देखना। तो अब जिससे हुआ था अगर वो वापस पढ़ाने आ गए तो पढ़ना भी मत। चलो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज आज भी चल रही है। क्यों चल रही है? क्योंकि मालिक के मर जाने से, मालिक तो वैसे भी बिजनेस से हटके है ना बेटा, मालिक के मर जाने से बिजनेस पे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, खैर इस बात का, इस कॉन्सेप्ट से कोई लेना देना नहीं है कि मालिक के मर जाने से बिजनेस नहीं चलता। लेकिन यहां पे एक बात कही जा रही है, इसी में आगे मैं आपको बताऊं कि ये जो रिलायंस इंडस्ट्रीज है ये आज भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी, है ना बेटा? जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है ये आपको ये कहता है कि बिजनेस में जो अकाउंटिंग की जाती है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और इस कॉन्सेप्ट को इस ड्राइंग से मैचअप मत करना। ये केवल मैं ये समझा रहा हूं कि इंसान मर जाते हैं, बिजनेस चलता रहता है, लेकिन कॉन्सेप्ट कुछ और, इस लाइन से हटके कुछ और है, समझना इस बात को। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि भैया जो बिजनेस है ना ये लंबे अरसे तक चलेगा, ये मानकर आप अकाउंटिंग कीजिए। आपको क्या मानना है कि ये जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलता जाएगा, कम से कम नियर फ्यूचर में तो बंद नहीं होने वाला। नियर फ्यूचर का मतलब जितनी करीब की बात आप सोच सकते हो, चाहे वो हफ्ते भर, महीना, 6 महीने या साल भर या 2 साल, आपको नहीं लग रहा कि ये बंद होने वाला है। कोई ऐसी कंडीशन नहीं आ गई, मान लो सरकार ने कोई कानून ही लगा दिया, आज के बाद से चाइना से माल बंद, और मेरी दुकान ही थी वो 99 चाइना स्टोर के नाम से, है ना? तो मेरी दुकान देख के अब पता चल रहा है ना कि भैया ये दुकान का करियर कब तक है, जब तक ये माल पड़ा है मेरे पास, क्योंकि चाइना से तो आना बंद हो जाएगा, तो अब मेरा करियर है नहीं आगे, तो दुकान बंद हो जाएगी। उस सिचुएशन में हम इस कॉन्सेप्ट को नहीं लगाएंगे। ऐसा बहुत रेयर ही होता है खैर होने को, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आप ये मान के अकाउंटिंग करते हैं हमेशा कि आपका जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलता जाएगा। ठीक है, द बिजनेस विल एग्जिस्ट फॉर सो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि कम से कम ये नियर फ्यूचर में तो बंद नहीं होने वाला है। और यही मानते हुए हम ट्रांजैक्शंस करते हैं आपस में। सोच के देखो बेटा, सोच के देखो, अगर तुम्हें पता है कि मेरी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आ रखी है, क्या तुम मुझे एडवांस फीस दे दोगे? नालायक हो, तब तो दे देना, काम आएंगे पैसे। चलो, नहीं दोगे ना, क्यों? आपके मन में ये होगा कि यार पता नहीं सर रहेंगे नहीं रहेंगे, और पैसे दे दो तो फिर चले जाएंगे, वो तो वापस आएंगे भी नहीं, तो आप पैसे नहीं दोगे, है ना? और अदरवाइज नॉर्मल केस में क्या है, आप पैसे दे रहे हो, क्या मानते हुए दे रहे हो कि यार सर कहीं भाग के नहीं जाएगी, सर का इंस्टीट्यूट है, सर लंबे समय तक पहले भी चलाया था, आगे भी चलाएंगे। अगर कहीं से आपको एक खबर मिल जाए कि अग्रवाल सर की है ना असिस्टेंट प्रोफेसर पे भर्ती हो गई,
है ना, लेक्चरर की नौकरी मिल गई राजस्थान यूनिवर्सिटी में। अब लेक्चरर की नौकरी मिल गई तो ट्यूशन तो पढ़ाएंगे नहीं। ये खबर आपको मिल गई, मैंने बताई नहीं थी अपने बच्चों को, लेकिन खबर कहीं से आप तक पहुंच गई। अब आप फीस जमा कराओगे मेरे पास? नहीं। क्यों? आपको पता है सर इंस्टीट्यूट सर को सरकारी नौकरी मिल गई तो कोचिंग बंद हो जाएगी, फीस नहीं करवाओगे ना। यानी कोई भी ट्रांजैक्शन होती है तो ये मानकर की जाती है कि ये लंबे समय तक चलेगा और इसीलिए अकाउंटिंग की जाती है। हमारे एक टॉपिक आता है, एक वर्ड हमने सुना था कल, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन वर्ड सुना था। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है असेट की वैल्यू में कमी होना। चलो पहले असेट तो बता दूं। मान लो मैं ये फर्नीचर लेके आया आपके साथ में, जिस पे आप बैठे हुए 10 चेयर्स में लेके आया। बेटा ये जो चेयर्स लाए ये क्या सोच के लेके आए कि इन बच्चों को 3 महीने पढ़ाना और 3 महीने के बाद ये चले जाएंगे और चेयर्स को बेच दूंगा? नहीं, ये चेयर क्या सोच के खरीदी गई होंगी कि ये जो मेरा बिजनेस है ये लंबे समय तक चलाऊंगा और लंबे समय तक ये चेयर्स काम आएंगी। सन 2013 से 2021 आ गए, 8 साल से देख लो ये चेयर्स चल रही हैं और अभी भी आपको लग नहीं रहा होगा, है ना? आगे भी चलेंगी 10 साल बाद भी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, आप जैसे बच्चे बैठते हैं तो हो जाता है। आओ, ठीक है। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कुछ और भी बारे में बोलता है। उधार की ट्रांजैक्शन, मैं उधार में खरीद के लाया किसी से, क्या सोचते हुए दे दिया होगा उसने मुझे माल कि यार बंदा बिजनेस चलाएगा और पैसे दे जाएगा। मैंने कस्टमर को उधार में सामान बेचा, क्या सोचते हुए बेच दिया कि भैया आज ही थोड़ी आया, कल भी आएगा ये कस्टमर, आज के पैसे कल दे देगा, और क्या है। यानी हर जगह गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लेकिन जहां आपको पता चल जाए कि भैया अपना बिजनेस बंद होने वाला है, ये चीज बंद होने वाली है, वहां पे आप इस कॉन्सेप्ट को लाइफ में हटा सकते हैं, जो बहुत रेयर केसेस में होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आइए लिखते हैं। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये? This concept assumes that the business will continue. The business will continue to exist. EXIST. The business will continue to exist indefinitely. ये आप देख रहे होंगे साइन मैंने बोर्ड पे बना दिया कि जो बिजनेस है ये लंबे समय तक चलता जाएगा। ये इनफाइनाइट का साइन होता है, यानी बिजनेस जो है वो इंडेफिनेटली चलता जाएगा। इंडेफिनेटली का मतलब लंबे समय तक चलता जाएगा, फुल स्टॉप। ये अज्यूम किया जाता है, यानी ये माना जाता है, ठीक है। या कोमा लगा दो, कोमा। इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, इट विल नॉट बी डिसॉल्व्ड, DISSOLVED, dissolved. It will not be dissolved in near future. In near future. Full stop. ठीक है, आगे समझ में? और डिटेलिंग चाहिए इसकी? नहीं? क्लियर है ना? सारी ट्रांजैक्शन यही सोच के की जाती है। आगे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कॉस्ट कॉन्सेप्ट चौथा, ये मैंने आप लोगों को उस दिन ओरली कल की क्लास में शायद डिस्कस किया था। एसी वाला एग्जांपल है ना बेटा, कॉस्ट कॉन्सेप्ट। इसका नाम है ना हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी है। क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल वर्ड आगे लगा लेना चाहे तो। अभी एक ड्राइंग बनाऊंगा, अच्छी बुरी जैसी भी लगे। पता नहीं क्या बना रहा हूं। मैं श्योर हूं आप लोग पहचान लेंगे। क्या कर रहे हो? ताजमहल? अरे वाह, देखा मेरा आर्ट पूरा होने से पहले आप पहचान लेते हो। उल्टा हमारा दिमाग इतना अच्छा है। वही नहीं तो इसलिए पता है वो आगरा नहीं थी ना। चलो कोई बात नहीं, एक बच्ची ने पहचाना है, उसकी तुम तारीफ तो कर दो कम से कम। अरे वो वहीं थी, वहीं से तो लेके आए उसको पकड़ के। ये चला। मेरे साथ नहीं था ना। देखो बेटा क्या लग रहा है ये आपको? ताजमहल लग रहा है? चलो, दी ताज है ना। बनाने वाले भी शर्म खा जाएंगे इसको देख के। वो बेचारे क्या बना के आए, मैंने क्या बना दिया कटवाना पड़ा इसके लिए। इसके लिए। कह रहे लोग ऐसे ताज की ड्राइंग बनाएंगे, हम रियल क्यों बना के आए हैं वैसे। दी ताज है ना बेटा। अकाउंट्स के अंदर है ना एक खास बात है, वो है कि अकाउंट्स में जब चीजें खरीदी जाती हैं या रिकॉर्ड की जाती हैं तो मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड नहीं की जाती। किस पे रिकॉर्ड की जाती है?
कॉस्ट वैल्यू पे। अब कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है, पहले तो मैं आपको कॉस्ट वर्ड का मीनिंग बता दूं। मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को बता दिया था, जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं। कॉस्ट का मतलब होता है परचेज प्राइस, यानी जितने में आपने खरीदी उसके अलावा कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस लगा हो आपका उसी दिन, सेम डे अगर कोई खर्चे हुए हैं तो वो जुड़ जाते हैं। कैरेज वगैरह का, कैरेज का मतलब होता है सामान लेके आने का खर्चा, इनवर्ड का मतलब होता है अंदर लाना, यानी लाने का जो भाड़ा हुआ, या कोई भी अदर एक्सपेंस हो जो उससे जुड़ा हुआ हो, इन सबको जोड़ के बोलते हैं कि भैया ये सामान इतने का पड़ा है। उस दिन हमने एक एसी का एग्जांपल लिया था कि एक 35,000 का एसी लाए, 1,000 रुपए ट्रांसपोर्टेशन वाले को दिए और 2,500 रुपए इंस्टॉलेशन वाले को दिए, तो टोटल हमारी जो कॉस्ट रिकॉर्ड होगी एसी की वो 35,000 रुपए रिकॉर्ड नहीं होगी, 38,500 रिकॉर्ड होगी। ये बात हमने उस दिन डिस्कस करी थी। आज हम बात करने वाले हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के बारे में। कॉन्सेप्ट का नाम क्या है? हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। बेटा ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कॉन्सेप्ट कहता है कि सर एक बात जेन्युइनली सोचो, ये आपको पॉइंट अच्छा लगेगा, एक बात जेन्युइनली सोचो, क्या किसी भी चीज की मार्केट वैल्यू सेम रहती है या रोजाना बदलती है? रोज दिन में भी 10 लोग 10 तरह की मार्केट वैल्यू निकालते हैं। आज मैंने कोई एसी दिखाया, मैंने तुमसे पूछा कि बेटा अगर इसको लोगे अभी OLX पे बेचना है तो तुम कितने रुपए दोगे? ये वही 38,000 का एसी अभी अभी फिट करवाया मैंने, कितने रुपए बोलोगे? 35,000 बोल रहा है, तुम 30,000 लगा दिए इसने। कोई भी कीमत बता दो, उसको ठंड लगती है, वो एसी लेगी नहीं। हाँ 33 लगा दिए, यानी मार्केट वैल्यू देखो ना, 3 सेकंड में 3 अलग अलग वैल्यूज आ गई। तो इसको मार्केट वैल्यू किसको बोले? मार्केट वैल्यू का रियल में तो कोई सेंस है ही नहीं मार्केट वैल्यू बोली जाए तो, है ना। असेट्स की मार्केट वैल्यू क्या है? आज मैंने कोई बिल्डिंग है, इस घर, मैं फ्लैट को या इस शॉप को बेचना चाहता हूं, है ना, तो इसकी शॉप की मार्केट वैल्यू क्या होगी? कोई आके 35 लाख बताएगा, कोई इसकी आके 36 लाख बताएगा, कोई मार्केट वैल्यू तो है नहीं। तो अगर मार्केट वैल्यू पर रिकॉर्ड करने लगे बुक्स में असेट को, तो हर 2 सेकंड में बदलनी पड़ेंगी, कोई ज्यादा बता रहा है कोई कम बता रहा है। तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट दिया गया, क्या कहते हैं? जिस दिन आपने खरीदी है, जिस दिन खरीदी है उस दिन जो कॉस्ट है वो रिकॉर्ड कर दो, वही आपकी बुक्स में चलती रहेगी। आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अच्छा थोड़ा सा बुरा भी लगेगा। अच्छा क्यों लगेगा? हां सर सही बात है, जितने में खरीदा था बुक्स में तो उतने का ही आना चाहिए। बिल्कुल सही। यही पॉइंट अब जरा मैं ताजमहल पे लगा के बताता हूं कि मान लीजिए ताजमहल किसी बिजनेस की प्रॉपर्टी है, ठीक है। जब ये बनी थी उस टाइम केवल 2,000 रुपए में बन गई थी। बेटा कितने रुपए में बना था ताजमहल? 2,000 रुपए। और आज कोई 2,000 करोड़ रुपए भी दे तो भी ताजमहल नहीं खरीद पाएगा, है ना। 2,000 करोड़, जानते हो 10 जीरो आ जाएंगी इसमें। बाकी बहुत सारे इसके हाथ कट के बने, हाँ, वो तो बताना बड़ा बलिदान। तो 2,000 करोड़ की मार्केट वैल्यू में भी ये नहीं मिलेगा, है ना। अच्छा आज भी अगर शाहजहां की बैलेंस शीट शो हो रही हो, मान लो शाहजहां के चार्टर्ड अकाउंटेंट आप हो और आप उसकी बैलेंस शीट बना रहे हो। बैलेंस शीट का मतलब होता है वो स्टेटमेंट जिसमें सारी असेट्स की